ओके, सर स्टार्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंट अगर हमने देखे तो नया टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर लिया हुआ था। तो वेव ऑप्टिक्स मैंने बताया भी, वेव ऑप्टिक्स आपके बोर्ड्स के में सिलेबस में भी है। सो वेव ऑप्टिक्स आपको थोड़ा-सा बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो मैंने बताया था कि यार फर्स्ट लेक्चर टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है। नीट के स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इस सेक्शन से आ जाते हैं और बोर्ड्स में भी इस सेक्शन से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा-सा हमें ये वाला सेक्शन कंप्लीट करके अपना रखना है बोर्ड्स के बारे में। देखिए क्या था, क्या-क्या पार्ट हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था यार कि जो वेव ऑप्टिक्स है मतलब लाइट के हमें वेव नेचर के बारे में बात करना है, बट उससे पहले हमने बताया कि यार एक पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर तो होता ही है। तो ये दोनों नेचर ऐसा नहीं है कि अलग-अलग हैं। पार्टिकल नेचर का अपना अलग सिग्निफिकेंस है, उसके भी प्रूफ्स आए हैं और वेव नेचर के भी अलग प्रूफ्स आए हैं। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग पे हमें ये क्लियर हो गया कि लाइट के पास डुअल नेचर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट बट दे आर वैलिड फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो इसका मतलब क्या है कि बात करते हैं पहले पार्टिकल नेचर के बारे में। तो पार्टिकल नेचर का सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुआ, पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग न्यूटन से हुआ। न्यूटन ने पहले, बिकॉज़ न्यूटन का टोटल फ़ोकस मैकेनिक्स में ज़्यादा था, तो उसने ऑलवेज़ ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल इसके बारे में ही डिस्कस किया। तो उसने बोला कि यार लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है एंड दे ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से लाइट के मोशन को उसने डिस्कस किया। तो उसने ये जो पार्टिकल्स है इनको उसने क्या बोला, कॉर्पस्कल्स बोला। और बोला ये सारे पार्टिकल किस स्पीड से चल रहा है, ये वाली स्पीड से, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे क्लियर हुआ कि ठीक है कॉर्पस्कल्स जो है ये स्पीड से चल रहा है। बट उसके बाद हमने किया कि उसने ये अपनी थ्योरी यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो प्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन डिस्पर्सन प्रूव करने में, डिस्पर्सन मतलब लाइट का जो डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रूव करने में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उसने। उसने मतलब सारे कॉर्पस्कल के साइज अलग-अलग एज्यूम करने लग गया। मतलब सारे पार्टिकल का ये बोला कि साइज सेम नहीं होता है, अलग-अलग होता है। ठीक है, मतलब उनको फिजिकल पार्टिकल जैसा ट्रीट किया, ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे आज, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये सारी सिर्फ वेव थ्योरी से एक्सप्लेन्ड होती हैं। एक और बड़ा ब्लंडर हुआ कि उसने ये बताया कि किसी मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो उस मीडियम के पार्टिकल उस लाइट रे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएँगे तो एक्सेलरेट हो जाएगा ना लाइट रे। इसका मतलब एज़ पर द न्यूटन किसी अदर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जो कि गलत था। हमने देखा हुआ है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में कि किसी अदर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम आ जाएगी। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर था इस थ्योरी का, कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ न्यूटन। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाइगेन्स थ्योरी आई, उन्होंने वेव नेचर के बारे में बताया, ठीक है? तो उन्होंने भी काफ़ी ब्लंडर किया कि उसको क्या कंसिडर कर लिया उन्होंने, एक नॉर्मल मैकेनिकल वेव की तरह ट्रीट कर दिया। और नॉर्मल मैकेनिकल वेव को चाहिए एक मीडियम ट्रैवल करने के लिए, और हमें पता है कि अ, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल बोल दिया कि यार ये यूनिवर्स में एक मीडियम है दैट इज़ कॉल्ड ईथर, ठीक है? ये वो वाला ईथर बिल्कुल नहीं है केमिस्ट्री में जो हम सब्सटेंस पढ़ते हैं ईथर, ये वो ईथर नहीं है। सिंपल उसने एक वर्ड यूज़ किया कि लेट्स अज्यूम देयर इज़ मैटर प्रेजेंट एंड दैट मैटर ही नेम्ड इट एज़ ईथर। फिर हमने वेव फ्रंट की बात की, तो वेव फ्रंट भी आई गेस सबको क्लियर होगा। वेव फ्रंट की प्रॉपर्टीज़ की बात की, फिर हमने हाइगेन्स प्रिंसिपल की बात की कि कैसे वेव प्रोपगेशन होता है, और हाइगेन्स प्रिंसिपल के बाद हमने प्रूव किया कि यार हाइगेन्स ने कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूव किया। तो वो दोनों प्रूफ बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों प्रूफ्स आपको देख लेने हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो बोर्ड्स में भी ज़्यादा पूछी जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस नीट्स में भी पूछे जाते हैं। जेईई में इतना थ्योरेटिकल अभी तक कुछ ऐसा पॉइंट आया नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो पॉसिबिलिटी है कहीं से भी आ सकता है। चलो, तो मुझे नहीं लगता लेक्चर 1 में किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। जैसे मैंने बताया कि वेव की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैंने बताया कि लाइट वेव से हमने क्या-क्या प्रूव कर दिया? हमने रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया और हमने रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया।
ये दो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी, बट इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो विदाउट वेव प्रूव ही नहीं हो सकती, वेव के लिए ही वैलिड होती हैं। तो उस प्रॉपर्टी को आज स्टार्ट करते हैं, दैट प्रॉपर्टीज इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीनों ही हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस की बात करें तो मैंने वेव में, जो वेव मोशन था वहां मैंने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बताई थी। कैन एनीवन टेल और explain something about what is interference? Anyone? बताएं। Sir, when two waves intersect or meet each other, there is change in their amplitudes. Okay, when the two wave of different amplitude they meet at a point, then the resultant is the summation of these two, vector summation type. Okay, so it is like a superposition. So interference क्या है? एक टाइप का सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव है। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस? एनीवन? भाई दो वेव मिलेंगी और उसका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, सही है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। इंटरफेरेंस कैसे डिफरेंट है? याद करें, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? एनीवन बता सकते हैं यार, इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, बताएं। सर सुपरपोजिशन में हम फिक्स स्ट्रिंग को देखते रहते ना, मतलब फिक्स दो एंड्स में सुपरपोजिशन हो रहा है। ठीक है, नॉट क्वाइट गुड। ओके, कोई और? सर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती। फ्रीक्वेंसी सेम, वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा आइडिया, वेरी गुड। क्या होना चाहिए? सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ वेव। क्या? कोई सा भी वेव हो, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, ये 2 ओमेगा से, दोनों मिलेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं उनका सुपरपोजिशन। लेकिन इंटरफेरेंस कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन बोथ आर हैविंग इन सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और भी कुछ बताएं, मोर, समथिंग मोर। बहुत ही अच्छा आइडिया एक आया, और कोई बताए कुछ? उसका फाइव भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए एग्जैक्ट? और फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये एक अलग ही टर्म है, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों ने अभी क्लियर कुछ बताया नहीं इसके बारे में, फेज डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है। ठीक है, ये एक अलग चीज है, ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। कुछ और बताएं। एक और बहुत ही छोटा सा चीज बचा हुआ है, बहुत ही छोटा, लास्ट, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, बताओ अब। सर वो इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऐड होते हैं ना? हाँ, एम्पलीट्यूड मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, नियरली क्या होना चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। क्लियर? मोस्ट बेस्ट इंटरफेरेंस यू कैन सी व्हेन a and a1 and a2 आर नियरली क्लोज। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस है, मैं इंटरफेरेंस समझाने के बाद आपको ये कंडीशंस भी लिखा दूंगा कि मतलब इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा बेस्ट बेटर वे में क्या रहेगा। तो इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सुपरपोजिशन कुछ भी हो सकता है, मतलब मैंने लेट से a1 और a2 को ऐड किया, मतलब लेट से y1 y2 को ऐड किया, तो आंसर कुछ भी आ सकता है, ये हो गया क्या? सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस में वी आर इंटरेस्टेड अबाउट व्हेन दिस विल बी मैक्सिमम, व्हेन दिस विल बी मिनिमम। समझ आया? ठीक है, तो सुपरपोजिशन का एक टाइप हो सकता है क्या? इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन एक वास्ट क्राइटेरिया है, उसका एक टाइप क्या है? इंटरफेरेंस। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो किस सिचुएशन में इसे हम लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स, the resultant of two waves, the resultant of two waves superimposing at any point
such that the resultant is sometimes maximum and sometimes minimum. So the resultant varies between maximum and minimum value. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में रहता है, इसके वजह से ही हमें इस सिचुएशन पे रहता है इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरफेरेंस कब देखने को मिलेगा? नंबर 1, both the wave must have same frequency. So both wave must have same frequency. समझ आया? ओके, फिर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है, सपोज ये सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है, तो अगर आप लाइट देखेंगे तो ये कांस्टेंट लाइट नहीं निकलती, मतलब अपना पैटर्न चेंज करती रहती है ये लाइट। मतलब सपोज अभी ये लाइट आ रही है और अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट क्या है, मिनिमम है, ये पॉइंट क्या है, मिनिमम है, थोड़ी देर में इसी लाइन पे लाइट आते आते ये वेव है, यहाँ पे मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी अचानक से एक ऐसी वेव आ जाती है इसी डायरेक्शन में जो कुछ थोड़ा डिफरेंट कैरी कर रही है। लेट्स से यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू आ गई, तो इस चीज को बोलते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट उसका जो फेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। अगर मैंने t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखा तो जो फेज है वो वही रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम बोल रहे थे कांस्टेंट फेज का। क्लियर? मतलब टाइम के साथ उसका फेज बदलना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और यहाँ पर इसका फेज कुछ लेट से 30 डिग्री है, तो कितने भी टाइम बाद उसका फेज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये फेज वाला पॉइंट समझ आया कि कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देयर फेज डिफरेंस should be constant with respect to time. अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है for two sources having same phase different with respect to time, this property is called, बताए, मैंने ऑलरेडी बताया वेव में, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं जिनका फेज डिफरेंस सेम होता है? कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट। मतलब अगर उनका फेज टाइम के साथ नहीं बदल रहा है तो ऐसे टाइप के सोर्सेस को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। ठीक, नंबर नेक्स्ट, बोथ waves should have nearly same amplitude. क्लियर? इसका मतलब ये है कि नियरली सेम मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम हो गया तब क्या होगा? तब बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब बेस्ट इंटरफेरेंस कब मिलेगा? बताएं, बेस्ट इंटरफेरेंस। यस, बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न is observed when both has same amplitude. अच्छा, सेम एम्पलीट्यूड अगर दो के पास सेम है तो इसका मतलब दे आर लाइक सेम सोर्स। मतलब आपने एक एलईडी जलाई, 20 वैट की एक एलईडी जलाई और यहाँ पर भी 20 वैट की एलईडी, सेम एलईडी जलाई, तो ये बिल्कुल सेम सोर्स हो जाएंगे ना? समझ आया? तो अभी दोनों के एम्पलीट्यूड भी क्या आएंगे? सेम आएंगे। लेकिन सोचो आपने ये एलईडी 1 ईयर ओल्ड है और ये एकदम न्यू है, डिफरेंस आ जाएगा ना? इसकी इंटेंसिटी में और इसकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो जब भी कभी एक ही सोर्स से अगर दोनों वेव आ रही हैं तो
तो बहुत ही बेटर होता है। कैसे कैसे सोचो कि इससे लाइट आ रही है, अब मुझे एक दूसरा लाइट चाहिए, तो यहाँ पे लगा दो मिरर, लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब इस पॉइंट को क्या लगेगा कि इसके पास कितनी लाइट आ रही है, ये 2 आ रही हैं। एंड व्हाट इज द गुड थिंग कि ये जो लाइट है ये बिल्कुल इसी सोर्स से तो निकली है ना, तो क्या कुछ भी चेंजेस होंगे? नहीं, ये कोहेरेंट भी होगी क्योंकि सेम सोर्स से निकली है, और एम्पलीट्यूड भी सेम रखेगा। क्यों? क्योंकि सेम सोर्स से निकली है। समझ आया ये पैटर्न? तो if we want to use interference instead of using two different source, what should be the done? What should be the preferred situation? बताओ आप लोग। एक सोर्स लेके किसी तरीके से उसकी ही दोनों वेव्स को स्प्लिट करा दो। आइडिया क्लियर हुआ ये वाला? Why we choose one source only? Because because if we choose different source even with the same specifications, अगर उनका यूज टाइम डिफरेंट है तो वो डिफरेंट एनर्जी करेंगी। मे बी ऑब्जर्वेबल नहीं होगा बट फिर भी उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। बता, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ओके गुड, ठीक। अच्छा, एक और बहुत ही खास प्रॉपर्टी देखे क्या? सपोज व्हाई वी आर स्टडीइंग द इंटरफेरेंस, नाउ यू विल नो द रीजन। सपोज दो सोर्स कोहेरेंट नहीं है, फॉर two sources with intensity के बारे में आपको पता है ना, मैंने बता रखा है इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है वेव के केस में। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है भाई? वेव के केस में हमने देखा था कि यार इंटेंसिटी जो है एरिया नहीं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में रहती है। तो फॉर टू सोर्सेज विद इंटेंसिटी with equal intensity but non-coherent, बताओ रिजल्टेंट कितना हो सकता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैन बी कितनी हो सकती है? 2i जितनी। समझ आया सबको? बेसिक है ना यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये एक टॉर्च है, ये एक टॉर्च है, दोनों एकदम नॉर्मल टॉर्च है, कुछ भी कोहेरेंट वाला नेचर नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्रीन में डालोगे तो मैक्सिमम कितनी आपको मिल सकती है लाइट? 2i। क्लियर है ये? हाँ भाई इसमें कोई डाउट क्या? नहीं ना? बट देखें, फॉर टू कोहेरेंट sources resultant can be 4i। मतलब समझो, बिल्कुल मैजिक ही हो गया क्या? ये आपने आई का सोर्स लिया, ये आपने आई का सोर्स लिया, दोनों कोहेरेंट है, और यहाँ पर आपने डाला और आपको इंटेंसिटी कितनी मिल गई? 4i। थोड़ा ब्लंडर नहीं हो गया एनर्जी वाइज? हाँ। ठीक है, तो इस ब्लंडर को समझते हैं कि यार ये हुआ क्या। तो यार अब ऐसे एनर्जी ऐसे जनरेट तो नहीं हो जाएगी कि आई और आई मिल के 4i बना दे। ये क्या करते हैं, ये बगल वाले की एनर्जी ले लेते हैं। तो मतलब इसने क्या किया, 2i था यहाँ पर भी, तो इसने बगल वाले की एनर्जी लेके इसे कर दिया क्या, 0, और खुद बन गया कितना, 4i। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब क्या कि इन्होंने बगल वाले की एनर्जी ले ली, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 0, और ये खुद बन गया क्या, 4i। फिर यहाँ पर एक आपको 4i मिल जाएगा क्योंकि इसने इस बगल वाले की ले ली है एनर्जी, इसको कर दिया 0। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ होल बीइंग 2i आपको क्या मिल रहा है, 0 4i 0 4i 0 4i। समझ आया? क्लियर? तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो
तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो हमने यहाँ पर समझा कि दो वेव मिला के क्या बन सकते हैं, 4i जितना बन सकते हैं। क्लियर? ये डाउट समझ आया? अगर नॉन कोहेरेंट है तो मैक्सिमम कितना होगा, i और i का 2i, लेकिन अगर कोहेरेंट है तो उसका डबल भी हो सकता है वो। डन? अच्छा, चलिए देखिए रिजल्टेंट फाइंड कैसे करते थे। अगर मैं पहली बात ये भी बता दूं, ये जो डेली लाइफ में जितने सोर्स होते हैं ना हमारे, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब, आप कोई दो बल्ब ले लो, बिल्कुल सिमिलर बल्ब ले लो, बट तब भी वो दोनों कोहेरेंट नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है? कोहेरेंट के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, एक ही सोर्स की लाइट को कुछ जुगाड़ करके दूसरे वेव में यूज कर लो। अगर आपने दो बल्ब लिए, बिल्कुल सिमिलर बल्ब भी लिए, तब भी वो कोहेरेंट नहीं रहेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा चाहिए, तो पॉइंट याद रखेंगे। ऑल द रेगुलर लाइट सोर्स, all the regular light source regular light sources मतलब of daily life use, of daily use are incoherent। क्लियर? तो ये याद रखना है कि ये सारे इनकोहेरेंट होते हैं। क्लियर? तो कौन सी लाइट कोहेरेंट होगी? अगर आपको चाहिए कि नहीं बिल्कुल कोहेरेंट लाइट चाहिए, तो जो लेजर लाइट आपने देखी है, एक ऐसा टॉर्च होता है जिससे सिर्फ लेजर आता है रेड कलर का, हाँ, वो लाइट कोहेरेंट हो जाती हैं। तो ये जो लेजर लाइट होती है एक सिंगल कलर की, कौन सी सिंगल कलर को क्या बोलते हैं, सिंगल कलर वाली लाइट को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक। सो मोनोक्रोमैटिक जो लाइट होती है, मोनोक्रोमैटिक लेजर लाइट। क्लियर? तो मोनोक्रोमैटिक लेजर लाइट दे आर क्लोज टू कोहेरेंट, मतलब वो काफी कोहेरेंट अच्छा हो सकता है। मोनोक्रोमैटिक लेजर लाइट्स आर क्लोज टू कोहेरेंट। नॉर्मल वाले बल्ब कोई भी कोहेरेंट नहीं होते, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। बताए किसी को कोई दिक्कत? जो हमने अभी इंटरफेरेंस की कंडीशंस के बारे में बात की कि कब हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा और कौन सी चीज कोहेरेंट होती है और कौन सी नहीं होती है, और कोहेरेंट में क्या अच्छी बात देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात पता चली कोहेरेंट की कि वाई वी आर स्टडिंग द इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस एक ऐसा पैटर्न है जिसमें वो बगल वाले की एनर्जी लेके खुद को एम्पलीफाई कर सकता है। इसको मतलब आप समझो कि आपने दो कोहेरेंट सोर्स ले लिए ना, आई और आई इंटेंसिटी के, तो आपको 4i इंटेंसिटी तक सुनने को मिल सकता है। ये कोहेरेंसी की थोड़ी सी अच्छी बात है। अब बात कर लेते रिजल्टेंट निकालते कैसे। रिजल्टेंट याद आ रहा है आपको? हमने सॉल्व किया था, आपको बताया था कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। सपोज y एक वेव दी है y1, उसका एम्पलीट्यूड है a1 sin ओमेगा t। लेट से दूसरी वेव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, और लेट से इन दोनों के बीच में क्या है, फेज चेंज भी है, मतलब लेट से फाई का क्या है, फेज चेंज। तो याद आ रहा है रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? मैंने एसी में भी बताया था वेक्टर सॉल्व करना। क्या बना लो, एक रेफरेंस, किसे रेफरेंस में रख लो, साइन को। साइन। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा a1 वेक्टर, और ये रेफरेंस बन गया हमारा क्या, साइन ओमेगा टी। अब बताओ दूसरा वाला क्या है, ओमेगा टी से कितना आगे है, 5। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन में अपन आगे कर देंगे इसको, लेट से ये 5 आगे है, बट इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कुछ अलग है। तो लेट से इसका एम्पलीट्यूड a2, तो ये लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे, a2 एम्पलीट्यूड की ड्रॉ करेंगे, और ये कंफर्म करेंगे कि ये कितना आगे चला गया, 5 एंगल आगे चला गया। अब याद है दो वेक्टर्स का रिजल्ट कैसे निकालते हैं? यस, वेरी गुड। तो ये हो गया उनका क्या, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा।
याद रखना ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कहाँ पर, वेव में, और फिर उसके बाद हमने कहाँ पर पढ़ा है, एसी में आपको ये पढ़ाया है वापस से किस तरीके से फेस बना सकते हैं। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा। मान लेते हैं रिजल्टेंट बनाता है अल्फा एंगल, तो कैसे निकालेंगे, tan अल्फा A2 cos phi a2 cos phi। अच्छा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ना। A2 sin phi sin upon phi upon A1 plus A2 यस, cos. a2 sin phi अपॉन a1 प्लस cos phi. a2 cos phi। मुझे लग रहा है क्लियर होगा यार सबको, ये थीटा नहीं है यहाँ पे फाई है, तो ये चीजें थोड़ा सा ओके हैं आपको, डन। अच्छा लेकिन बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो क्या बोर्ड्स में ऐसे करके रख दोगे क्या, नहीं ये तो सॉल्विंग के लिए याद रखना है आपको। अच्छा सॉल्विंग के लिए याद रखना है, क्वेश्चन इंटेंसिटी के टर्म्स में भी दे सकता है, तो हमें ये याद रखना है, एंड इंटेंसिटी I is proportional to एम्पलीट्यूड मतलब A स्क्वायर। याद रहेगा यार ये सबको, पहले भी मैंने लिखा चुका हूँ, बार बार ये चीज बता रहा हूँ आपको, क्या, दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि आगे अगर काम आएगा तो इंटेंसिटी के टर्म्स में भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अच्छा रिजल्टेंट मतलब जान रहे हैं, ये ए नेट है आया है, रिजल्टेंट मतलब क्या, इन दोनों का नेट ए कितना होगा, रिजल्टेंट का बेसिकली एम्पलीट्यूड आया है यहाँ पर। अच्छा ये तो था कैलकुलेशन, एग्जाम में हम ऐसे करेंगे, लेकिन बोर्ड्स के लिए क्या करेंगे यार, बोर्ड्स के लिए हमसे क्या करता है, डेराइव करवाता है, बोर्ड्स के लिए हमें क्या करना होता है, डेराइव करना होता है। तो डेराइव मतलब आपको बस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, एज्यूम कर लेते हैं y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी, y2 कैसा है, फिर से कुछ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है दोनों का, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टर फॉर्म में दोनों को ऐड करना, तो रिजल्टेंट का मीनिंग है y नेट सॉल्व करना, वो क्या होगा y1 प्लस y2। अब इसको आपको बोर्ड्स के फॉर्मेट में सॉल्व करना है, हमें तो पता है कि दोनों को क्या सॉल्व करना था, सिर्फ वेक्टर फॉर्मेट में लिखना था, बट यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो y नेट देखो क्या होगा, y1 हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो किसके जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए किसके जैसा दिख रहा है, ये a प्लस बी के जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सबको क्लियर। हाँ तो ये मैं बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ कि बोर्ड्स के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है, बोर्ड्स में लिखना होता है यूजिंग द फॉर्मूला साइन a प्लस बी। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a इंटू कॉस फाइन प्लस कॉस a प्लस कॉस ए साइन b। तो मुझे लगता है कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अभी क्या करना चाहिए, साइन ओमेगा टी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस ओमेगा टी। तो मतलब क्या करें, एडजस्ट कर लेते हैं, तो वाई नेट को लिख लेते हैं क्या, a1 प्लस a2 कॉस फाई, और हमने कॉमन क्या ले लिया, साइन ओमेगा टी, डन, प्लस a2 साइन फाई, और इनटू में क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी। देख रहे हैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। अभी बताओ, अभी क्या अप्रोच करेंगे एज पर द बोर्ड्स, तो एज पर द बोर्ड्स अगर मैं बात करूं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने वेव ऑप्टिक्स में भी सिखा दिया था, क्या करते हैं, इससे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको, यहाँ पे साइन तो ऑलरेडी है, तो इसे क्या ट्राई करते हैं, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में इसे ट्राई करते हैं कि ये
कुछ कॉस बन जाए, लेट्स से कॉस ए, और ये क्या बन जाएगा, साइन बी, ये क्या बन जाएगा, साइन ए, और ये क्या बन जाएगा, कॉस बी। समझ आया? तो b का मतलब क्या है, ओमेगा टी, और a के बारे में हमें निकालना पड़ेगा। तो सोचो आपको cos a की वैल्यू पता है, sin a की वैल्यू पता है, तो कैसे ओवरऑल वैल्यू निकाल सकते हैं? याद आ रहा है क्या करते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, यस, y नेट को लिख सकते हैं हम क्या, ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी, वेयर साइन a की वैल्यू हमें नहीं पता है, b की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी प्लस ए, ये कुछ है, b की वैल्यू हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डन। तो इससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा नेट रिजल्टेंट के फॉर्मेट में। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मेथड होता है कि सपोज लिखा हुआ है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, बताओ इसको कैसे हम नॉर्मल sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करते हैं, किस चीज का डिवाइड करते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे सेगमेंट में बिफोर राइटिंग दिस, अगर आप बोर्ड्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन विद रूट ओवर ये कॉस वाला जो टर्म है और ये साइन वाला, मतलब वो वन जैसी फीलिंग आपको देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं या क्या पॉइंट आप सॉल्व करने वाले हैं। तो डिवाइड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम देखना, जब आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों तरफ डिवाइड करोगे ना, तो ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा, बट इस तरफ भी तो डिवाइड रहेगा ना, तो इसलिए इसको मैं कुछ मान लेता हूँ क्या, ये जो डिवीजन है दिस इज गोइंग टू बी अवर ए मैक्स, सो डिवाइडिंग द इक्वेशन विद ए मैक्स इज इक्वल टू दिस। तो क्या आएगा, इक्वेशन कैसे दिखेगी, ये बन जाएगा वाई नेट, सॉरी वाई नेट डिवाइडेड बाई ए मैक्स, और ये किसके जैसा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी के जैसे का फॉर्मूला बन जाएगा। डन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वाई नेट, ये आ जाएगा ए मैक्स इंटू साइन बी मतलब ओमेगा टी प्लस ए मतलब कुछ अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं, कुछ अल्फा मान लेते हैं, इससे क्या होगा, नेमिंग थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा, और ए मैक्स ही हमें हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो वेयर अगर हमें ए मैक्स चाहिए तो ए मैक्स क्या था, ए मैक्स था हमारा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यार बोर्ड्स में कर देना, जब आप इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे ना और इसके साथ a2 को अटैच करोगे तो a2 स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या आएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा 2a1 a2 cos फाई। समझ आया सबको? तो बोर्ड्स में आप इसे एक्सपेंड करके फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, आंसर ऐसा दिखेगा। अच्छा फिर बात है tan अल्फा की, तो tan अल्फा क्या होना चाहिए, sin अल्फा ओवर cos अल्फा। देखो sin अल्फा किसे अज्यूम किया था, a2 sin फाई को, और cos अल्फा किसे अज्यूम किया था, a1 प्लस a2 cos फाई को। समझ आया सबको? तो ये जो सॉल्विंग है ये मैंने बोर्ड्स के लिए बताई, बोर्ड्स में आपको ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ता है, हम इतनी मेहनत करेंगे क्या, ये सब सोचेंगे क्या कि क्या डिवाइड करना है क्या नहीं, अपन डायरेक्ट ही करेंगे, कैसे, वेक्टर, ये रिजल्टेंट है, ये उसका एंगल है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? या ओके। तो इसका मतलब अगर मैं ये बात करूं कि जैसे मैंने बताया दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो अगर मैं बात करूं कि लेट्स से
आपको लाइट सोर्स दिया है विद हैविंग सम इंटेंसिटी, तो कैसे ट्रीट करेंगे? फॉर लाइट सोर्स विद इंटेंसिटी I1 एंड I2। सोचो I1 I2 इंटेंसिटी के दे दिए, तो इसका मतलब रिजल्टेंट का फार्मूला क्या था? वो था रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अभी क्या समझा है साइड में लिख लेते हैं। क्या I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, मतलब I1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? A1 स्क्वायर के। I2 A1 तो प्रोपोर्शनल है A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो रिजल्टेंट आए है ना, ये रिजल्टेंट A है, एम्पलीट्यूड मतलब ये रिजल्टेंट A है, A रिजल्टेंट बोल सकते हैं, रिजल्टेंट मतलब A बोल दो सिर्फ। तो इसका मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? रूट I के होगा। अब देखो A स्क्वायर, ये क्या होगा? I1 A2 स्क्वायर, I2 सिर्फ A1, तो क्या होगा? रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कॉस फाई। किसी को कोई डाउट हुआ क्या इसमें? तो अगर मैं नेट इंटेंसिटी देखूं तो क्या आएगा आंसर? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। बताओ किसी को इसमें डाउट हुआ कैसे सॉल्व करेंगे तो बताएं। ये पता है भाई एम्पलीट्यूड वाला, तो उससे क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी वाला लिख सकते हैं ना। आई गेस ये समझ आ गया यार सबको। किसी को डाउट है क्या इसमें? बताएं यार, एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी कैसे लिखा? ओके सब लोग? बताओ यार, किसी को नहीं समझ आया क्या? कोई अभी फिर से पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, तो आई गेस सबको क्लियर है कि हमने कैसे कन्वर्ट किया हुआ है एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी में। डन। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो फाई है ये कहाँ से आएगा। तो एक तो हो सकता है कि दोनों थोड़ा लेट स्टार्ट हो। सपोज इसने वेव स्टार्ट की ऐसे, बट इसने थोड़ी देर बाद स्टार्ट की। क्लियर? मतलब थोड़ी देर बाद स्टार्ट की, लेट से जब ये वेव यहाँ पहुंच गई थोड़ा आगे, ये वेव थोड़ा सा यहाँ पहुंच गई, तब इसने स्टार्ट की, तो ये पुरानी वाली वेव तो पीछे आ गई ना। तो ये हो गया क्या? उनका फेज डिफरेंस। तो एक तो तरीका है कि दोनों में फेज डिफरेंस हो, एक और तरीका है फेज डिफरेंस क्रिएट करने का, वो क्या है? पाथ डिफरेंस से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? फाई कैन बी, it can be initial phase difference it can be what? Initial phase difference or the phase difference due to path difference। अब देखिए ड्यू टू पाथ डिफरेंस क्या है, देखें तो अभी से ही आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को। देख लेते हैं यहाँ पर, सपोज ये एक वेव बनाई हमने। अब मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट से मैंने पॉइंट पिक किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मुझे पता है फुल एक वेव जो होती है वो कितनी वेवलेंथ की होती है? लेमडा। और फेज कितना कवर करता है? D.0 टू 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। कितना फेज कवर करता है? 2 पाई। तो अगर मैं पूछूं कि बी पॉइंट बताओ, बी पॉइंट की फेज कितनी होगी, तो कितनी होगी फेज?
पाई। ठीक, तो अगर मैं पूछूं कि ए पॉइंट की कितनी होगी, पाई बाय 2। ठीक, लेंथ वाइज बताओ यार, बी पॉइंट कितने पे होगा, लैम्डा बाय 2। ये कितने पे होगा, लैम्डा बाय 4। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है और मैं ये दोनों पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ, पॉइंट 1 पॉइंट 2, और पॉइंट 1 पर वेव डायरेक्ट आ गई, जबकि पॉइंट 2 पर थोड़ा सा उसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा। तो लेट्स से यहाँ पर पॉइंट 1 पर इसे ट्रेवल करना पड़ा 2 लेम्डा और यहाँ पर ट्रेवल करना पड़ा 2.5 लेम्डा। तो बताओ इन दोनों के लेंथ में डिफरेंस आ गया ना, तो इसे क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ कितना डिफरेंस हुआ भाई, 2.5 लेम्डा माइनस 2 लेम्डा, यही तो पाथ डिफरेंस हुआ। मतलब 0.5 लेम्डा का पाथ डिफरेंस हुआ, मतलब कितना, लेम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। अब बताओ लेम्डा बाई 2 का मतलब पाथ डिफरेंस कितना फेज डिफरेंस आना चाहिए, पाई। इसका मतलब ये है कि लेम्डा इज रिलेटेड टू 2 पाई, सो लेम्डा बाई 2 विल बी रिलेटेड टू पाई। तो इसका मतलब ये होना चाहिए पॉइंट 1 and 2 will have pi, phase difference of how much, pi. Why it is there, because they are how much distance apart, lambda by 2। यार पॉइंट समझ आया सबको, फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है। तो बेसिक अगर मैं सिंपल वे पे देखूं तो 2 पाई फेज का मतलब कितना पाथ ट्रेवल करना है, लैम्डा। lambda, हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं 1 पाथ को बात करूं, मतलब 1 के लिए, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और लेट से मैं इसे बोलूं कि लेट से 0.3 लैम्डा के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज भी याद रख सकता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज तो याद रखना ही है, कॉन्सेप्ट वाइज तो याद रखना है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ पाथ वर्सेस फेज। जब आप 2 लेम्डा पाथ ट्रेवल कर लेंगे तो फेज कितना चेंज होगा, सॉरी लेम्डा पाथ ट्रेवल कर लेंगे तो फेज चेंज 2 पाई, लेम्डा बाय 2 ट्रेवल कर लेंगे तो फेज चेंज पाई। लेम्डा बाय 4 ट्रेवल कर लेंगे तो इट विल बी पाई बाय 2। ठीक, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका फेज चेंज का, कि पाथ से कितनी ज्यादा फेज चेंज होती है, तो इट इज 2 पाई बाय लेम्डा इनटू पाथ चेंज। अच्छा, फेज चेंज को किससे लिखते हैं, फाई से, और पाथ चेंज को लिखते हैं किससे, डेल्टा। एक्स से या डेल्टा एक्स से। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, अच्छा डेल्टा चेंज है तो डेल्टा लगा दो, बेटर रहेगा, फील बेटर रहेगा। हम हमेशा ये यूज कर सकते हैं। ये चीज मैंने वेव में भी आपको बताई होगी। तो जो वेव्स की प्रॉपर्टी है वो सारी इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होगी। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहा है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। क्या, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये सोर्स है, हमें यहाँ जाना है, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, उसका वेव लेंथ है लेट्स से 2 सेंटीमीटर। बताओ दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, बताएं। अरे भाई ये 20 मतलब कितना लेम्डा है, 10 लैम्डा। 10 लेम्डा। अरे ये एग्जांपल है भाई, ये ऐसे फील कराने वाला एग्जांपल, इसमें इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। ये सोर्स है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, सो पाथ डिफरेंस इन 1 and 2, पाथ डिफरेंस फॉर 1 and 2 डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, एक है 5 20 lambda by 2. हाँ, एक है 25 सेंटीमीटर, एक है 20 सेंटीमीटर। मन करे तो लेम्डा में लिख दो, नहीं मन करे तो पहले लिख दो। क्या 5 सेंटीमीटर है पाथ डिफरेंस,
अब लेमडा के टर्म्स में कितना हो जाएगा ये, लेमडा कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2.5 लेमडा। समझ आया सबको? तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 और 2 के बीच में? 3 पाई। ओके गुड। सो डेल्टा फाई अगर मुझे चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है अभी, 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2.5 लेमडा। सो लेमडा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, कितना आया पार्ट डिफरेंस, 5 लैम्डा। 5 लैम्डा। पाई, लेमडा तो कैंसिल हो गया ना, कितना पार्ट डिफरेंस है 5 पाई। किसी को कोई डाउट अथर, कोई डाउट? नहीं सर। ओके गुड। तो ये बताओ यार, ये फील हुआ पाथ डिफरेंस, हाउ पाथ डिफरेंस कैन कॉज द फेज डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर हमें रिजल्ट निकालना है तो ऑल वी नीड इज 2 एम्पलीट्यूड्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, फेज डिफरेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक ओके? किसी को कोई डाउट? ओके गुड। तो इसके बाद याद है किसी को मैंने क्या पढ़ाया था फिर इंटरफेरेंस के बाद, क्या बताया था? इंटरफेरेंस समझाने के बाद वेव, उसमें वेव मोशन में वो सॉफ्ट एंड रेजिडेंट से रिफ्लेक्शन। हाँ, वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ठीक है, वही हो गया, उसमें तो कोई फर्क नहीं रहेगा। इंटरफेरेंस में मैंने बताया था 2 फेमस इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, याद आया? हाँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया, कंस्ट्रक्टिव कब होगा? Even multiple of lambda. या ये बिल्कुल रट के रख लेना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम चाहिए हमें आई नेट क्या होना चाहिए, Maximum. मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम मतलब ये है कि cos फाई को क्या होना चाहिए, cos फाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1. +1। 1 ठीक है, तो यार cos फाई +1 कब कब हो सकता है, किस फेज डिफरेंस के लिए? 0. 1 मल्टीपल पाई। Multiple. 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, लाइकवाइज ये सारी वैल्यूज पर cos फाई +1 हो सकता है। तो ये सारी वैल्यूज के लिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0, मतलब पाथ डिफरेंस 0। 2 पाई मतलब कितना पाथ, Lambda. लैम्डा। 4 पाई मतलब 2 lambda. 2 लेमडा, 3 लेमडा, लाइकवाइज चल सकता है। इसका मतलब ये कि अगर इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या आ जाता, कुछ लेमडा के मल्टीपल में आ जाता, तो फिर यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी क्या होती, मैक्सिमम होती। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले से कर लेते हैं यार। चले, एम्पलीट्यूड का मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Under root A1. रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है 1 मैक्स के लिए। तो ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, a मैक्स क्या आ गया, रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, a मैक्सिमम क्या आ गया a1 प्लस A2. a2। तो अभी हमें पता है ना इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a Square. square, intensity is proportional to a square, so I can say a is proportional to root over intensity। तो a को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ i1 प्लस a2 को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ i2। तो i मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स इंटेंसिटी इट विल बी रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर I2 whole square. i2 का स्क्वायर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, इसे याद करके ही रखना है कि इंटेंसिटी डायरेक्ट मत ऐड करना। कैसे ऐड करते, इंटेंसिटी का रूट करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा अगर हमें फाइनल इंटेंसिटी चाहिए। तो क्या कंस्ट्रक्टिव में कुछ बहुत सोचने जैसा कुछ है क्या, नहीं, क्लियर है, बस कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा ये क्लियर है।
समझ आया सबको कहां पर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा? हाँ सर। ओके गुड। सेकंड वाला क्या है फिर? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिन लोगों को वेव याद होगा ना, उनको एकदम बिल्कुल फील आ रहा होगा कि यार सर बहुत इजी जा रहा है, समझ आ रहा है पूरा। जिनको नहीं आ रहा है उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा लेक्चर, तो बहुत ही बेटर आइडिया आएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं? जब नेट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। मिनिमम अगर हमें किसी वैल्यू को करना है तो उसका जो कॉस है वो सबसे ज्यादा कम होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई क्या होती है? -1। तो यार याद करेंगे कि -1 कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो किस फाई फेज चेंज के लिए -1 हो सकती है? 0 के लिए तो नहीं होती। 90 के लिए? 90 के लिए cos 90 0 होता है। cos किसके लिए? 180 के लिए होता है सीधे -1। तो 180 मतलब पाई। पाई के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3 पाई का, फिर 5 पाई का, लाइकवाइज। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस क्या आता है? पाई मतलब कितना? λ/2 फिर इसका मतलब 3 λ/2, इसका मतलब 5 5 λ/2, लाइकवाइज। तो मतलब वो इवन फॉर्मेशन में चलता है और ये और ऑड फॉर्मेशन में चलता है। वैल्यू निकालें अगर, वैल्यू तो यार अब आ जानी चाहिए अगर हमें मिनिमम चाहिए, लाइक एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए। क्या फार्मूला है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू हमने बताई ये हो सकती है -1। तो मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली a मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी? a1 माइनस a2 जितनी आएगी। और अगर इसे मैं i के फॉर्मेट में कर दूं तो ये √i बनेगा, और इनका √i इस रूट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो आई गेस i मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √i1 माइनस I2 होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। तो आई गेस अभी आप लोग कंफर्टेबल हो रहे होंगे कि यार मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना है। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। अच्छा, कई बार क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो भी पूछ लेता है। क्या? आई मैक्स और आई मिन। तो कितना हो जाएगा आई मैक्स और आई मिन? रख सकते हैं डायरेक्टली √i1 प्लस √i2 अपॉन √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें? एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? a1 plus a2 upon a1 हाँ, a1 प्लस a2 बिकॉज √i मतलब क्या हो जाएगा? a, और a1 माइनस a2 का स्क्वायर। कई बार क्या होता है, रेशियो गिवन होता है, तो इसका मतलब अगर मैं i1 कॉमन ले लूंगा, या सॉरी i2 कॉमन ले लूंगा तो √i1/i2 बचेगा ना, +1। तो उस फॉर्मेट में भी हो जाता है, तो मैं उस फॉर्मेट को लिख नहीं रहा हूँ, बस इतना काफी है आप लोग को समझने के लिए। स्क्वायर नहीं होगा ना? हाँ, स्क्वायर रहेगा ना, जब अगर हम ये रख रहे हैं √i के टर्म्स में रख रहे हैं तो स्क्वायर तो रहेगा ही वहां पर। यहाँ तक क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? हाँ सर। ओके गुड। एक लास्ट पॉइंट, अगर मैं 2 सोर्सेज ऑफ सेम इंटेंसिटी ले लूँ, ये बहुत ही अच्छा केस बन जाता है, क्योंकि यूजुअली हम 2 डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स ढूंढते ही नहीं, हम क्या करते हैं, एक सोर्स की लाइट को इधर उधर से लेके पहुंच जाते हैं। तो दोनों में पार्ट डिफरेंस पता है कितना हो जाएगा? सोचो, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है। बताओ दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? दीज 2 वेव्स, डेल्टा एक्स कितना होगा? एक ने ट्रेवल किया 10 + 8, दूसरे ने ट्रेवल किया 13, कितना है पार्ट डिफरेंस? 5। तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हो ना, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू ये जो भी है 5 सेंटीमीटर।
लेमडा की वैल्यू रखेंगे, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगी। समझ आया सबको? हाँ तो इंटेंसिटी अगर दोनों की सेम है तो मेन टारगेट क्या है फिर, फाई है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटेंसिटी सेम है तो क्वेश्चन काफी इजी बन जाता है। तो देखें, लेट्स से टू सोर्सेज ऑफ सेम इंटेंसिटी, टू सोर्सेज ऑफ सेम इंटेंसिटी, तो देखिए क्या सिचुएशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि I1 की वैल्यू भी क्या मान लेते हैं, कुछ है I0, और I2 की वैल्यू भी क्या है, कुछ I0। तो देखिए I नेट कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, I नेट जो लिखते हैं वो क्या होगा, रूट ऑफ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। I नेट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए क्या आएगी। I1 को भी हमें क्या रखना है I0, I2 को भी I0 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ I0 इंटू I0 इंटू कॉस फाई। तो देखो यार I0 बाहर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, I नेट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ये हो जाएगा 2I0 और ये हो जाएगा 2I0, तो कॉमन ले सकते हैं ना 2I0। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस फाई। अब याद आ रहा है कुछ, 1 प्लस कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं, यस, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं हाफ चाहूँ तो हाफ भी कर सकता हूँ, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मुझे लगता है यहाँ से क्लियर होगा सबको आइडिया कि क्या लिख सकते हैं आई नेट को। आई नेट को लिख सकते हैं रूट ऑफ 2I0, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 और 2 2 हो गए ना, तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब आई नेट की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, 4 cos theta by 2 under root of अच्छा एक सेकंड, रुके रुके रुके, ये तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला रहता है ना, इसके फॉर्मूले में तो रूट हट जाएगा ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखे यहाँ पर क्या होगा, रूट हट जाएगा ना, एम्पलीट्यूड की वजह से हमने वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी को जब सॉल्व करेंगे तो रूट की जरूरत नहीं है, तो इंटेंसिटी में रूट नहीं है, तो ये स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, ऐसा कुछ। समझ आया सबको? तो आंसर क्या आने वाला है, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। मैंने हर बहुत सारी जगह थीटा लिख दिया। समझ आया? ये हुआ हमारा क्या, आई नेट का फॉर्मूला व्हेन टू सोर्सेज आर सेम। अब देख के बताओ cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बिकॉज स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो क्या -1 हो सकती है क्या, मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। अच्छा, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है cos स्क्वायर 5/2 की, मैक्स वैल्यू हो सकती है 1। तो इसका मतलब आई की मैक्स कितनी हो जाएगी, आई की मिनिमम 0 और आई की मैक्सिमम कितनी हो गई, 4 आएगी। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है जो हमने स्टार्टिंग में समझाया था, यस, स्टार्टिंग से जो हमने समझाया था वो समझ आया। मतलब क्या हुआ, दैट मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो 4I0 होगी और उसके बगल वाली मिनिमम क्या हो जाएगी, 0। जबकि अगर नॉन कोहेरेंट है, इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तो सारा आंसर क्या आ जाता है, 0। क्लियर? तो अगर मैं एक पैटर्न बना दूं, क्या, इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी पैटर्न, देखिए कैसा दिखेगा।
दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो इंटेंसिटी पैटर्न कैसा दिखेगा? अगर मैं फाई की वैल्यू 0 ले लूं, क्या आंसर आएगा? फाई 0 मतलब ये पूरा 0 cos 0 1 कितना होता है? 1। 1 इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या अपना फेज, यहाँ पे मैं क्या लिख लूं? डेल्टा फाई, वो कितना है? लेट्स से 0 है। अगर लेट्स से यहाँ पर डेल्टा फाई लिखता हूँ, कितना है? π/2 है। यहाँ पर डेल्टा फाई क्या लिखता हूँ? लेट्स से पाई है, तो ये 3π/2 होगा और ये क्या होगा? डेल्टा फाई 2π होगा। ठीक है, तो अगर मैं चीजों को लिखूं तो देखूंगा क्या होगा। फाई 0 पर वैल्यू कितनी मिलेगी? मैक्स कितनी? 4I0। अच्छा अब देखो 1 ये 0 कब होगी? कॉस किसके लिए 0 होता है? π/2 π/2 के लिए। लेकिन π/2 किसकी वैल्यू है? φ/2 की है, तो फाई कितना होना चाहिए? pi पाई। और हमने पहले भी देखा है ना, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ये इंटरफेरेंस, तो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव कहाँ पर होता है। टेंशन लेना भी नहीं है ज़्यादा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि ये दिख रहा है कि ये किस टाइप का है? डिस्ट्रक्टिव। मिनिमम मिल रहा है, और ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव किस फाई के लिए मिलता है? odd multiples of pi. हाँ, इसका मतलब पाई, 3π, 5π, लाइकवाइज पे डिस्ट्रक्टिव मिलता है। और कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर मिलता है? 0, 2π, 4π, 6π, लाइकवाइज। तो इसका मतलब 0 पर क्या था? कंस्ट्रक्टिव। π/2 कब पर क्या होगा? नहीं पता, सीधा किस पे आ जाएंगे हम? पाई पे। जब बहुत छोटा बन रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको बगल वाले कोई क्या कर लेते हैं? पाई कर देते हैं। इसको 2π, इसको 3π। ठीक है, तो इसका मतलब पाई पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0। उसके बाद 2π पर फिर मैक्स, 3π पर, यस, 3π पर फिर 0, 4π पर फिर मैक्सिमम। सेम चीज इसके लेफ्ट तरफ भी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जो इसका इंटेंसिटी ग्राफ होगा वो कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। क्लियर? यहाँ पे मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम पर जाएगा, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम पर जाएगा। समझ आया सबको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ सर ये हो गया इंटेंसिटी। मुझे लगता है इंटेंसिटी में कोई टेंशन अभी नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार क्या लगता है, एकदम जब π/2 था फेज, कितनी इंटेंसिटी रही होगी? बता सकते हैं? देख के फिगर नहीं बोल देना सर, बीच में ही रहेगा, सॉल्व करके बोलेंगे। समझ आया तो चेक करके बोलेंगे। मैं बता देता हूँ एग्जांपल वाइज, चले आप लोग सॉल्व करें। द रिजल्टेंट of two coherent light waves is, सॉरी, लेट्स से हमें फाइंड ही करना है रिजल्टेंट। ठीक है, सो हमें लेट्स से फाइंड resultant of two coherent light waves interfering at a point having phase difference of pi। ठीक है, π/2 फेज डिफरेंस कितना है? π/2। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू कोहेरेंट इक्वल, कोहेरेंट के साथ साथ कैसे हैं वो? इक्वल इंटेंसिटी के लाइट वेव है, उनका हमें बताना है।
तो मुझे लगता है आप लोग को डायरेक्ट समझ आ गया ना कि डायरेक्ट क्या फॉर्मूला था फॉर इक्वल सोर्सेज, फॉर इक्वल कोहेरेंट सोर्सेज क्या था भाई? आई नेट का फॉर्मूला 4 आई नॉट I इंटू not Cos 5/2. या कॉस स्क्वायर 5/2। इसे डायरेक्टली यूज करो यार, देखो नेट कितना आ जाएगा। ये आएगा 4i0 कॉस 5 कितना है 90 डिग्री, पाई/2 है तो पाई/2/2 मतलब कितना हुआ 45 हो गया ना, 45 डिग्री, क्योंकि पाई मतलब 180, पाई/2 मतलब 90, 90 का भी हाफ 45, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। उसका स्क्वायर क्या करोगे 1/2, क्या आंसर आ गया Why not? 2i0। तो इसका मतलब ये जो पाई बीच में है ये कितनी इंटेंसिटी रख रहा है 2i0। समझ आया सबको? बताए कोई डाउट यार? इसे यूज करने में किसी को कोई डाउट इक्वल सोर्सेस वाला? No, sir. ओके गुड। एक एग्जांपल दे लेते हैं, आप लोग आंसर चैट बॉक्स में करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को आइडिया लग गया है ये चीज। आंसर चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख लेते हैं।
ओके, तो यार क्वेश्चन एकदम इजी है बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है यार। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब लोग एक फिक्स आंसर दे रहे हैं और मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि इसका फिक्स आंसर नहीं होता है, क्योंकि केसेस कुछ भी हो सकते हैं ना यहाँ पर। तो पहले तो मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर लेता हूँ जो आप लोग का आंसर आया है। आप लोग का आंसर मैथमेटिकली सॉल्व करके आया होगा, पहले वो चेक कर लेते हैं। आई नेट कितना है, 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। पहले तो हमारा ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो गया। आई नेट कितना है, 3i0 जितना है और ये 4i0 है। ठीक, तो अगर मैं इसे कट करूँ i0 कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 3/4 और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या कि यार cos 5 में √3/2 जो वैल्यू हो सकती है वो एक पूरा ब्रॉड एरिया हो सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स आंसर कभी भी नहीं होगा, इसके कुछ भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। बताएं क्या क्या पॉसिबल आंसर हो गए। cos 5 में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद किसकी, 30 सर 30 डिग्री या सॉरी 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद किसकी होगी, 150 150। सोच लो 150 की होगी क्या, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। ठीक, अच्छा, तो एक चीज हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी है चीजों में, अगर देखें तो हमने यहाँ 11 पर एक मिस्टेक की है कि जब हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट प्लस लेंगे माइनस। प्लस माइनस आएगा। आएगा। यस, तो cos 5/2 में यहाँ पर प्लस माइनस आने वाला है। तो ये चीज हमें देखनी है कि फिर इसका मतलब कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या होता है इस चीज को इंटरप्रेट करने का कि हमसे एग्जाम में क्या पूछा है। हमसे एग्जाम में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो हमें बस ये ग्राफ देख लेना, इंटेंसिटी ग्राफ। इंटेंसिटी ग्राफ सबको क्लियर है ये। अब देखो इंटेंसिटी ग्राफ में हमसे क्या पूछा हुआ है, हम पहले ड्रॉ कर ले अगर, तो हमें पता है कि ये क्या है, पाई। ये कितना है, 3 3 पाई। पाई, और ये 5 पाई। ठीक है, ये हो गया। फिर हायर वाले को देख लेते हैं, ये क्या है, 0। ये 0 कितना है, 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, लाइकवाइज। तो अगर मैं एक सिचुएशन देखूं कि मुझे 3i0 इंटेंसिटी चाहिए, मतलब ये लाइन है ना, ये कितनी है, 3i0। तो that means all the point in this line will give you the same answers। ये पॉइंट समझ में आया सबको, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पॉइंट्स ढूंढ के रखने पड़ेंगे। तो देखो ये पॉइंट हुआ एक, ये पॉइंट हुआ एक, ये पॉइंट हुआ। अब सबको देख लो कि कौन किस फेज में आ रहा है। बताओ इसका फेज कितना होगा। अगर मैं पहले प्लस के लिए देख लेता हूँ, लेट्स से मैं सॉल्व कर लेता हूँ प्लस के लिए। cos 5/2 कितना हो जाएगा, √3/2 कितना, cos 30 डिग्री। तो 5/2 कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 5 कितना आ गया, 60 डिग्री। यस सर। अब बताओ 60 डिग्री किधर से, 0 से 60 डिग्री है या पाई की तरफ से 60 डिग्री है, 0 वाला 0 डायरेक्ट से। है ना, दिख रहा है कि डायरेक्ट 60 डिग्री। हमने सेकंड क्वाड्रेंट वाला नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आ गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री मतलब π/3। ये हुआ पहला फेज डिफरेंस। बाकी वाले आपको साथ में करने पड़ेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ, या फिर मैं बोलूं कि ये 2 पाई से कम होगा 60 डिग्री। तो इनडायरेक्टली बोलूं तो ये जो कवर डिस्टेंस है, ये इनडायरेक्टली 60 डिग्री आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसका मतलब हर ये कॉम्बिनेशन कितना कैरी करेगा, 60 डिग्री। समझ आया। तो इसका मतलब अगर मैं ऑल फेजेस पूछूंगा 5 के आंसर्स, तो देखिए क्या क्या बनने वाले हैं।
एक होगा π/3, नेक्स्ट क्या होगा 60 डिग्री इससे कम है 2 2 पाई पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस π/3, नेक्स्ट क्या होगा 2 पाई प्लस π/3, क्लियर। फिर ये क्या 2 है, पाई प्लस पाई हाँ फिर ये 4 पाई, तो फिर ये कितना होगा 4 पाई माइनस π/3, समझ आया। तो सबको वैल्यूज लिखना है कि पाई के क्या मतलब इसके क्या क्या वैल्यूज और क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। बाई 3। हाँ सर। अच्छा, अभी क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहे हैं ना, इनको बोलते हैं ऑर्डर। क्या कि ये जो बीच वाला है ये तो ठीक है, ये तो सेंटर वाला है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ये सेंटर, ये फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमम वैल्यू, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड अ पॉइंट having a phase difference a certain value and that point lies between second maxima and third maxima। तो बताओ फाई का आंसर क्या होगा। वेयर इज सेकंड मैक्सिमा, दिस वन। ठीक है, रुको मैं अलग से लिख देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। इस क्वेश्चन को मैं अलग से, ये क्वेश्चन समझ आया सबको। हाँ सर। अभी लिख देता हूँ, फाइंड द फेज डिफरेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द फेज डिफरेंस of the point, or phase difference नहीं, actually phase, find the phase of the point having 3I0 intensity and it lies between second maxima and third minima। क्लियर। तो इसका मतलब क्या फिगर होगा। अच्छा, अभी मैं बिकॉज फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं फिगर बना रहा हूँ। एक बार आपको मैथ समझ में आ गया कि क्या मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, तो फिर से फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, देन अब देखो, ये तो हो गया सेंटर वाला, ये क्या हो गया फर्स्ट मैक्स, ये कौन सा हो गया सेकंड, हाँ सर, ये हो गया सेकंड थर्ड, मैक्स ये हो गया थर्ड मैक्स। अब देखो ये क्या हो गया, नीचे वाले को देख ले, तो ये क्या हो गया फर्स्ट मिनिमम, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड मिनिमम। समझ आया सबको। तो बताओ हाँ। क्वेश्चन में बताना तो हमें है 3I0 वाली इंटेंसिटी, बट वो पॉइंट कहां पर पड़ रहा है, वो पॉइंट सेकंड मैक्सिमम एंड थर्ड थर्ड मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम और थर्ड मैक्सिमम के बीच। इसका मतलब कौन सा पॉइंट आंसर करना है, ये वाला। दिस इज अवर आंसर। अच्छा, अभी हमने कैलकुलेट क्या किया है कि ये एंगल कितना है, टॉप से अगर देखें तो पाई बाय 60 डिग्री, पाई बाय 3 3। तो इसका मतलब ये सारे एंगल कितने कितने हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा फेज ऑफ दैट पॉइंट, 3 2 फेज पाई प्लस पाई बाय 3। एग्जैक्ट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 2 पाई तो रहे नहीं ये, नहीं ये देखो ना अच्छे से, नहीं ये कितना है 2 पाई, तो ये कितना होगा 4 पाई प्लस पाई बाय 3। एग्जैक्ट। तो क्या आंसर आएगा 4 पाई प्लस पाई। प्लस पाई बाय 3। किसी को कोई डाउट ये समझने में। अच्छा, क्या मुझे हर बार फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। पहले तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि प्रॉब्लम जो आएगा वो 60 डिग्री का आएगा, और ये आइडिया दिमाग में रखना है सीधा कि सेकंड मैक्सिमम मतलब कहाँ पड़ेगा 4 पाई, और थर्ड मिनिमम कहाँ पड़ेगा 5 पाई, इनके बीच पे रखना है। मतलब यहाँ टॉप से बॉटम की तरफ कितना 60 डिग्री।
समझ आया सबको? बताओ यार, इसमें किसी को कोई डाउट ये पॉइंट फाइंड आउट करने में? बताएं यार, इंटरफेरेंस सबको क्लियर है? हाँ ओके, तो इंटरफेरेंस के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है इसमें। अभी इंटरफेरेंस के बाद इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस में हमारे सिलेबस में, मतलब नीट के सिलेबस में 4 और जेई के सिलेबस में 5 फेमस एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आई मीन एक्सपेरिमेंट्स। क्या एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? उन्होंने ये प्रूव किया है कि हाँ इंटरफेरेंस होता है। अभी तो मैंने ये बोल दिया कि ये ऐसा होता है। आप कभी ऐसे एक लेजर लाइट लो और ऐसे 2 लेजर लाइट लो, कभी ऐसा दिखेगा क्या आपको कि यहाँ पे ज्यादा फिर डार्क फिर ज्यादा फिर डार्क? ऐसा दिखेगा क्या? नहीं। मतलब ये है कि these are not the fixed properties to produce a interference pattern which might be visible to us. हमें एक विजिबल और स्टेबल पैटर्न बनाने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो वो अलग करने के कई एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हमें सीखने हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे मैं बताऊं जो हमारे सिलेबस में है, क्या क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने बोर्ड्स की बुक पढ़ी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद क्या है? बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। याद आ रहा है बाई प्रिज्म क्या है? किसी को याद आ रहा है बाई प्रिज्म कैसा होता है? इस तरीके से 2 प्रिज्म, और याद आ रहा था क्या कर रहे थे हम? एक सोर्स से 2 लाइट लेके आ रहे थे, तो ये 2 सोर्स बन गए ना। हाँ एक सोर्स से 2 सोर्स स्प्लिट हो गए, तो ये एक बढ़िया एग्जांपल हो जाता है बाई प्रिज्म का। फिर होता है लॉयड्स मिरर, तो उसमें क्या यूज करते हैं जो मैंने भी आपको समझाया, एक डायरेक्ट गई और एक मिरर से रिटर्न होके। समझ आया? इस तरीके से सारे सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो फिर हमारा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा, ये जो इंटरफेरेंस है ये हाइगेंस ने बताया था। हाइगेंस ने बताया कि इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे इसमें नहीं हो सकता। किसके अकॉर्डिंग? पार्टिकल थ्योरी से नहीं हो सकता। तो एक सेकंड हम बोर्ड्स की बुक में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं चीजों को। बोर्ड्स की बुक में हमने थ्योरेटिकल पार्ट सारे कर लिए थे रिफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन के बाद। उसके बाद हमें इंटरफेरेंस को डिस्कस करना था। इंटरफेरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके का। अच्छा, यहाँ पे दिया है एक पोलराइजेशन, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के, ठीक है? पोलराइजेशन पहले हम नहीं पढ़ेंगे, हम पहले स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस से, ठीक है? सो 7.8 आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, सब लोग 7.8 इंटरफेरेंस के बारे में रीड कर लेंगे। और देखें, ये हाइगेंस के अकॉर्डिंग देखो वेव पैटर्न आपको दिखाया गया है। किस चीज का वेव पैटर्न है ये इंटरफेरेंस का वेव पैटर्न है। देखना, सबसे पहले आप फोकस करिएगा, मैं येलो कलर कर रहा हूं। सपोज ये एक सोर्स है S1, ये जो आप लिख रहे हैं ये क्या है? इसके वेव फ्रंट वेव फ्रंट, Fronts. ये वेव फ्रंट्स हैं। इन दोनों के बीच की वेवलेंथ कितनी, सॉरी डिस्टेंस कितनी है सारे वेव फ्रंट्स की? लैम्डा लैम्डा है। तो जहां पर ये डार्क कलर वाला कट करेगा वहां पर फेज कितना चल रहा है? लैम्डा। मतलब अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो ये लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है, ये 4, ये 5 और ये 6 लैम्डा। समझ आया सबको? अच्छा, इनके बीच में डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब श्योर ये डॉट क्या होगा? λ/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब ये पहला वाला डॉट होगा λ/2, ये क्या हो जाएगा? 3 λ/2, ये कितना होगा? 5 λ/2 लाइकवाइज। अच्छा, अब देखना, अब देखो डॉट्स देखना, क्या जब ये बिल्कुल डार्क कलर और ये डार्क कलर मतलब लैम्डा वाले जब ये इंटरफेयर करेंगे मिलेंगे तो कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव। कैसा होना चाहिए इंटरफेरेंस?
कंस्ट्रक्टिव। तो अब आप देखो जहां जहां पर आपको ये ब्लैक वाले इंटरफेयर करते मिलेंगे पूरे ब्लैक से, मतलब देखो ये हुआ एक डार्क और ये हुआ एक डार्क, ये दोनों जहां पर इंटरफेयर करेंगे वहां पर हम क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ये कंस्ट्रक्टिव, देखो कहीं पे भी ये जो कलर है स्काई ब्लू कलर अगर पिक करो, सब जगह पर क्या होंगे? लेमडा वाले ही कोइंसाइड कर रहे होंगे, इसलिए कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है। और जो लेमडा बाई 2 वाले मिलेंगे वो क्या बनाएंगे? डिस्ट्रक्टिव। तो जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर मैं इन सबको एक स्क्रीन पे फाइनली लूं एक लाइट वो करके, तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि एकदम सेंटर पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। फिर क्या मिल रहा है? मिनिमम। फिर क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। ठीक है, फिर क्या मिल रहा है? मिनिमम। फिर आगे इसका मतलब क्या मिलेगा? मैक्सिमम। समझ आया? तो वो जो ड्रॉ किया था मैंने इंटेंसिटी पैटर्न, ये दोनों सोर्स के इंटरफेरेंस को कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ कर लो, हमेशा यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देन मिनिमम देन मैक्सिमम देन मिनिमम। समझ आया? तो इंटरफेरेंस सबको समझ आया? हाँ सर। ओके, तो एक बार आप लोग बोर्ड्स की बुक में से थ्योरी भी पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट लिखा हुआ है, मस्ट कंडीशन है इसके लिए। सो नेक्स्ट उससे हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करना है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से स्टार्टिंग करनी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझना है, फिर बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स को हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज में हमने सिर्फ मेन फोकस किस पे रखा है? इंटरफेरेंस को। तो इंटरफेरेंस को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें देख ली हैं और उसके अकॉर्डिंग एक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इंटरफेरेंस में हमने क्या बताया कि यार कोई भी दो वेव रिजल्ट कर देंगी तो उसे सुपरपोजिशन बोलेंगे। इंटरफेरेंस के लिए बहुत ही बेस्ट कंडीशन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम, सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करने वाले, मतलब कोहेरेंट। थर्ड कंडीशन कि नियरली क्या होना चाहिए उनका एम्पलीट्यूड? सेम, तब हम उसे बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, तो ये तीन कंडीशंस माइंड में रखनी है। फिर मैंने बताया कि अगर कोहेरेंट नहीं है, इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी? 2 आए। लेकिन अगर कोहेरेंट है तो दे कैन प्रोड्यूस अप टू 4 आए। क्यों? क्योंकि बगल वाले की भी एनर्जी ले लेते हैं। जितने रेगुलर लाइट होती हैं जो घर पे यूज करते हैं वो सब इनकोहेरेंट होती हैं, नॉन कोहेरेंट होती हैं। लेकिन जो कुछ लेजर लाइट्स होती हैं वो क्लोज टू कोहेरेंट हो सकती हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोहेरेंट का बेस्ट वे क्या था, मैंने बताया ही है। फिर मैंने बताया कि रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं दो वेव का, रिजल्टेंट का फार्मूला और उनका एंगल का फार्मूला। बोर्ड्स की सॉल्विंग का भी हमने डिस्कस किया कि बोर्ड्स में कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने बात की कि उनकी इंटेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं व्हेन वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद हमने बात की कि फेज डिफरेंस, ये जो फाई क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो सोर्स से ही दोनों में फेज डिफरेंस आ जाए या फिर क्या डिस्टेंस कर लें? पाथ। दोनों पाथ अगर अलग अलग ट्रेवल करेंगे तो देयर कैन बी द फेज डिफरेंस। और फिर रिलेशन देखा कि कितने पाथ से कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, बेसिक सी बातें की। फिर बात की कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा, कब हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। तो हमने देखा किसके लिए मिलेगा? इवन के लिए, मतलब 0 2 पाई 4 पाई ऐसे करके। और वेवलेंथ वाइज देखे तो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा फुल वेवलेंथ्स के लिए। एक्सट्रैक्टिव कहाँ पे मिलेगा? हाफ वेवलेंथ्स के लिए, लाइक लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 लाइकवाइज। और फिर हमने सेम सोर्स की इंटेंसिटी के लिए भी बात की और एक फार्मूला डिराइव किया कि अगर सेम है तो फिर हम डायरेक्टली फार्मूले से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से फिर हमने इंटेंसिटी को लोकेट करना भी सीखा कि कहाँ पर होगा। तो ये आज का इंटरफेरेंस का डिस्कशन था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि YDSE से कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में YDSE सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर YDSE नहीं समझ आया तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा। सारा क्वेश्चन YDSE से ही रिलेट होता है, तो YDSE को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझते हैं। ओके, तब तक आप लोग रे ऑप्टिक्स का प्रैक्टिस शीट कंटिन्यू करें, उसको कंप्लीट होने के बाद डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, बाय एवरीवन देन। बाय सर। Yeah, बाय सर। bye all.